हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल फ्यूचर बोर्ड में। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्रकाश क्या होता है और प्रकाश के परावर्तन का सिद्धांत कैसे लागू होता है। ठीक है, इस चैप्टर में हम आगे देखेंगे कि गोलीय दर्पण से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं, प्रतिबिंब वास्तविक होता है, आभासी होता है, उसका आवर्धन कैसा होता है, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है या बड़ा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज देखने जा रहे हैं गोलीय दर्पण। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था गोलीय दर्पण क्या होता है। ठीक है, दो तरह के बेसिकली होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, हमने पिछले लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था। ठीक है, गोलीय दर्पण के बारे में हमको कुछ अधिक जानने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है उसके कुछ टर्म्स होते हैं, उसके टर्मिनोलॉजी को समझना। ठीक है, तो उस टर्म्स को हम यहाँ पे आज अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, हमारे पे अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण में ये किसी एक गोले का हिस्सा है, हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। ठीक है, गोले का ये एक हिस्सा है और इसको हम एक साइड से पेंट किए हुए हैं। ठीक है, ये सपोज करते हैं ये एक पॉइंट है एम एन। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं द्वारक। ठीक है, इस दर्पण का द्वारक, ठीक है, एम एन। ठीक है, इस द्वारक के सेंटर पॉइंट पे, उसके एकदम बीच में एक जो बिंदु होगा हमारा, सपोज करते हैं यहाँ पे इसके बीच का बिंदु है पी, उसको पी से इग्नोर करते हैं, उसको कहते हैं उसको ध्रुव। ठीक है, ध्रुव या फिर पोल। ठीक है, ध्रुव पी। अब देखेंगे इस ध्रुव से, ठीक है, यहाँ इस ध्रुव पे परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, जो इस ध्रुव से लंबवत होगा, ये लाइन इसके लंबवत होगी। ठीक है, ये लाइन इसके लंबवत होगी, इस पॉइंट पे इसके जो ये मिरर है इससे लंबवत दिशा में इधर होगी और इधर होगा। इसको बोलते हैं हम मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष, या फिर अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरी चीज होती है कि सपोज करते हैं अगर ये कोई गोला है, ठीक है, अब ये कोई गोला है, ठीक है, इस गोले का अगर केंद्र यहाँ पे है सी, ठीक है, इस गोले का केंद्र अगर ये है तो इसको बोलते हैं हम वक्रता केंद्र। जो ये गोले का केंद्र है इसको बोला जाता है वक्रता केंद्र बोलते हैं, और इसको सी से डिनोट करते हैं। और इस गोले के केंद्र और पी, सी और पी का जो मिड पॉइंट होगा, जो मिड पॉइंट होगा उसको एफ से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं मुख्य फोकस। नेक्स्ट अगर हम देखना चाहें तो यहाँ से एक डिस्टेंस होगा, इससे और ये पोल का डिस्टेंस, ठीक है, इस P से और यहाँ से यहाँ तक का एक डिस्टेंस होगा हमारा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। ठीक है, सपोज करते हैं इसको हम R से डिनोट करते हैं, कैपिटल R से। और यहाँ से मुख्य फोकस से द्वारक ध्रुव के बीच का डिस्टेंस, इसको बोलेंगे हम क्या? फोकल लेंथ या फिर फोकस दूरी, स्मॉल f से डिनोट करेंगे इसको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वक्रता त्रिज्या और ये फोकल लेंथ। और यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो दोनों डिस्टेंस है, चाहे हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं, ये पोल से मेजर की जाएंगी, ध्रुव से। ठीक है, ध्रुव से डिस्टेंस मेजर की जाएगी सी के बीच r वक्रता त्रिज्या, और पोल से f के बीच, मुख्य फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं फोकस दूरी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो एक बार हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमने देखी। सबसे फर्स्ट क्या देखा हमने? द्वारक। ठीक है, ये एम द्वारक, ठीक है, जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। दूसरा ध्रुव, जो इसके बीच का सेंटर पॉइंट है। ठीक है, ध्रुव, ये चीजें ये देखा। उसके बाद से क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, ये है मुख्य अक्ष। ठीक है, इससे परपेंडिकुलर, ध्रुव के परपेंडिकुलर होगा हमेशा ये। ठीक है, इस लाइन को हम बोलेंगे मुख्य अक्ष। इसको डिनोट करते हैं, सपोज ये x ले लेते हैं और यहाँ x डैश। ठीक
ठीक है। तो ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, क्या होगा एक्स एक्स डैश। उसके बाद क्या देखा था हमने, इस केंद्र को, ठीक है, वक्रता केंद्र। क्या देखा हमने, वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र देख लिया हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और दूसरा उसके बाद फोकस दूरी, ठीक है, फोकस देखा है हमने, ठीक है, मुख्य फोकस। ये जो एफ है, ये जो सेंटर पॉइंट है, इसको बोलते हैं मुख्य फोकस, ठीक है। उसके बाद हमने देखा यहाँ मुख्य फोकस, इसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। उसके बाद ये जो फोकस दूरी है, उसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। यहाँ मुख्य फोकस से पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और जो ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कैपिटल आर से हम डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। ये जो आर होता है इसको हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज हैं इनको हमको जानना बहुत जरूरी होता है उसके आगे एनालिसिस करने के लिए। ओके, पढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो हम देखते हैं गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम किरण आरेखों का प्रयोग करेंगे प्रतिबिंब बनाने के लिए, ठीक है। इमेज का फॉर्मेशन होगा तो उसमें कुछ नियम होंगे, ठीक है, कुछ नियमों का। तो सपोज करते हैं हमारे पास एक दर्पण है, अवतल दर्पण, ठीक है। इससे हम समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास एक अवतल दर्पण है, यहाँ पे इसका पोल है, ये एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्स डेट, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है। तो कुछ नियम होंगे किरणों के। अगर हमारे पास मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण टकराती है दर्पण से, तो वो हमेशा यहाँ से फोकस से पास होते हुए जाएगी, जहाँ पे इसको कट करेगी वो मुख्य फोकस होगा, ठीक है। ये हमारा वक्रता केंद्र है। दूसरा नियम ये है कि अगर कोई किरण फोकस से होकर जाती है, कोई किरण सपोज कर यहाँ से आती है, ये यहाँ से इधर की तरफ फोकस से होकर जाती है, तो दर्पण से टकराने के बाद परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर वापस की तरफ आएगी। और जो तीसरा नियम है, जो तीसरा किरण का नियम है वो ये है कि अगर कोई किरण यहाँ वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, ठीक है, वक्रता केंद्र से होते हुए अगर कोई किरण जाती है, यहाँ से सपोज करते ये किरण है, तो ये उसी माध्यम में फिर वापस लौट आएगी, ठीक है। यही जो तीन नियम है हमारे पास, इन्हीं नियमों का हम उपयोग करेंगे और हम इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। सेम चीज अगर हम उत्तल दर्पण के लिए देखें तो उसके लिए हम कैसे इसको पोर्ट्रे करेंगे। सपोज करें ये हमारे पास उत्तल दर्पण है, ठीक है, इस तरफ पॉलिश किया गया है, ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये पोल है, ध्रुव है, ये सपोज कर लेते हैं ये दर्पण का द्वारक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और दर्पण से टकराती है, तो परावर्तक तल से टकराने के बाद, अब चूंकि यहाँ तो जो इसका फोकस है वो इधर की तरफ है, मुख्य फोकस, और जो वक्रता केंद्र है वो यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा कि इधर क्रॉस कर नहीं सकते हैं, तो ये क्या होगा, ये टकराने के बाद ये कुछ इस तरह से इधर की तरफ वापस लौट जाएगी, और ये सामने अगर कोई खड़ा होगा व्यक्ति तो उसको ये फोकस से, यहाँ मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, ठीक है, आएगी नहीं, टकरा के तो ये यहीं से चली आएगी, लेकिन कोई अगर व्यक्ति इसके सामने खड़ा होगा तो उसको यहाँ आते हुए प्रतीत होगा, ठीक है। दूसरी चीज जो है, अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर कोई किरण यहाँ से, ठीक है,
फोकस की तरफ जाती है, टकराती हुई जाती है कि वो फोकस की ओर जाए। इस तरह से ये टकराती है कि यहाँ फोकस पॉइंट पे मिले। ठीक है, तो ये किरण टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर वापस हो जाएगी परावर्तन के पश्चात। ठीक है, और दूसरी चीज देख लेंगे जो इसका लास्ट रूल है। अगर सपोज करते हैं कोई रे यहाँ से ऐसे आता है, देखते हैं इसके, कोई रे यहाँ से आती है, कुछ इस प्रकार से आती है कि ये इसके वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होती है। तो ये किरण यहाँ पे आएगी और परावर्तक तल से उसी दिशा में वापस की तरफ लौट जाएगी। ठीक है, ये उत्तल दर्पण के केस में कुछ इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं कि गोलीय दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं उसके कुछ केस। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं अवतल दर्पण का केस। ठीक है, अवतल दर्पण में हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इमेज के फॉर्मेशन में। ठीक है, इमेज किस किस तरह से बन सकता है। सपोज करते हैं हमारे पास ये अवतल दर्पण है। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इसको थोड़ा सीधा बना देते हैं, मान लेते हैं ये। ठीक है, और ये इसका द्वारक है। तो देख लेते हैं हमारे पास कुछ कुछ केसेस होंगे हमारे पास। सपोज करते हैं कि या तो इमेज हो सकता है कि दर्पण से बहुत दूर हो। ठीक है, इतनी दूर हो कि मतलब यहाँ से दर्पण बहुत छोटी दिखाई दे, तो ये हो सकता है इमेज बहुत ज़्यादा दूर हो। इसको हम बोल देंगे कि इनफाइनाइट पे है, अनंत पर है। ठीक है, दूसरा चीज़ जो है, अगर ये सी है, वक्रता केंद्र है, ये फोकस पॉइंट है, मुख्य फोकस है। दूसरा केस हो सकता है कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं यहाँ पे हो। ठीक है, जो डिफाइन हो, सर्टेन हो, इसको हम मेजर कर सकते हैं कि ये यहाँ से इतनी दूरी है। ठीक है, तो वो कर सकते हैं कि ये दूसरा केस हमारा वक्रता केंद्र और कहीं ये अनंत है। ठीक है, ये अनंत से वक्रता केंद्र के बीच में हो। तीसरा हमारा जो केस हो सकता है वो हो सकता है कि इनके बीच हो कहीं। ठीक है, या फिर इसी वक्रता केंद्र पे हो, ये हो सकता है। ठीक है, या इनके बीच में हो, चौथा केस हो सकता है। पांचवा केस जो हमारा हो सकता है वो हो सकता है कि एकदम इस मुख्य फोकस पे ही हो ऑब्जेक्ट, या फिर इस जो पोल है, जो ध्रुव है और फोकस है, इनके बीच में कहीं हो। ठीक है, इन्हीं केसेस में हमें देखना होगा कि जो अवतल दर्पण है उसमें परावर्तन के पश्चात इमेज कहाँ बन रहा है, उसका प्रतिबिंब इस वस्तु के कहाँ बनते हैं और कैसे बनते हैं, उसको हम देखेंगे कैसे बनता है। ओके, तो सपोज करते हैं हमारे पास फर्स्ट केस है कि जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, वो अनंत पर रखी गई है। सपोज कर रहे हैं कि हमारा फर्स्ट केस है। ठीक है, ये हमारे पास अवतल दर्पण है। ठीक है, ये अवतल दर्पण का ध्रुव है, ये इसका मुख्य फोकस है, यहाँ पर कहीं इसका वक्रता केंद्र होगा, और ये सपोज करते हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये मुख्य अक्ष है। ओके, तो सबसे पहले रे हमारा यहाँ से इसके पैरेलल फॉल होगी, इस पे परावर्तन के पश्चात हमको पता है कि जो कोई भी किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो टकराने के बाद वो मुख्य फोकस से होती हुई वापस की तरफ चली जाती है। ठीक है, तो ये किरण यहाँ जाएगी और टकराने के बाद इधर वापस आ जाएगी। दूसरा केस हो सकता है कि एक और किरण हो। ठीक है, ये आती है यहाँ पे, क्योंकि ये जो वस्तु है वो दर्पण से बहुत ज्यादा दूर है, तो जो भी किरणें वहां से आएंगी उस वस्तु से टकराने के बाद, जो भी किरणें इस दर्पण पे पड़ेंगी वो सारी की सारी लगभग समांतर होंगी। ठीक है, तो यहाँ से सपोज करते हैं हम, यहाँ एक समांतर किरण आई और यहाँ टकराने के बाद ये फोकस से होकर गुजर गई। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि दोनों रेखाएं जहाँ पे काट रही हैं, सिद्धांत यही है कि जब दो रेखाएं जहाँ पर परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को कट करेंगी वहां पे इमेज बनेगा। तो यहाँ दोनों ही फोकस को कट कर रही हैं। ठीक है, तो अब हम क्या यहाँ से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कोई भी जो वस्तु है उसका इमेज कहाँ बनेगा,
मुख्य फोकस पे बनेगा और उसकी लंबाई वगैरह एकदम शून्य होगी। ठीक है, एक पॉइंट इमेज बनेगा, क्योंकि जो वस्तु है वो अनंत पे रखी गई है। ठीक है, तो उसकी जो लंबाई होगी, लंबाई चौड़ाई कुछ भी नहीं होगा, वो एक पॉइंट पे बनेगा और यही इसका प्रतिबिंब होगा। ठीक है, ये इसका हो गया प्रतिबिंब। दूसरा देखते हैं हम, दूसरा केस क्या हो सकता है। तो दूसरा जो मेरा केस हो जाएगा वो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। ठीक है, तो समझ लेते हैं हम यहाँ से। ये सी है, ये इन्फिनिटी, यहाँ फोकस होगा। ठीक है, और ये पोल है। अब हम देखते हैं कि कहीं वस्तु अगर यहाँ पे कहीं रखा गया है। ठीक है, यहाँ से एक रे पैरेलली फॉल होगा, वो फोकस से होते हुए गुजरेगा। ठीक है, यहाँ से होकर ये निकल जाएगी। दूसरी जो रे होगी, हम सपोज करते हैं कि वो मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो जो रे मुख्य फोकस से होकर जाएगी वो परावर्तन के पश्चात इसके मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। तो ये हो गया, ये मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ पे चली गई। दो रे यहाँ पे कट कर रही हैं, दोनों ये दोनों किरणें यहाँ पे कट करती हैं। इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। तो जो इसका टिप है, ऑब्जेक्ट का टिप है, यहाँ पे ये कट कर रही हैं दो रे। यहाँ जो इमेज बनेगा उसका टिप होगा। ठीक है, टिप यानी कि उसका शीर्ष होगा। ठीक है, तो क्या देखते हैं हम, यहाँ जो इमेज है वो इस तरह से कुछ बनेगा। ठीक है, अब ये इमेज है, इसका डायरेक्शन इधर ऊपर की तरफ है और ये नीचे है। ठीक है, ये इमेज जस्ट इससे छोटा बनेगा। ये ऑब्जेक्ट है, अगर इसकी हाइट मान लेते हैं h है और इसकी हाइट है h डैश, तो ये क्या होगा, जो h डैश बनेगा, इमेज की जो हाइट होगी वो इस हाइट से छोटी होगी। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी वो इमेज की हाइट से छोटी होगी। ये हो गया हमारा दूसरा केस। ठीक है, और उल्टा भी है, इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से एकदम अपोजिट उल्टे डायरेक्शन में बनेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, वस्तु से छोटा उल्टा एवं वास्तविक बनेगा। ठीक है, वस्तु से छोटा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक है, क्योंकि जो किरणें हैं वो वास्तव में एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रही हैं। ठीक है, तो जो वस्तु होगा, यहाँ से ये कंक्लूजन है कि अगर कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी गई है तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वस्तु से छोटा, उल्टा और वास्तविक होगा। तीसरा जो केस हम देख सकते हैं कि अगर हमारे जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, वो वक्रता केंद्र पर रखा हो, तो सबसे ज़्यादा सिंपल केस यही होता है कि अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा है, सपोज करते हैं ये वक्रता केंद्र है, इसकी हाइट है कुछ और ये वस्तु रखा है, तो सबसे पहले देखते हैं कि एक किरण जो जाती है इसके पैरेलल फोकस से होकर जाती है, दूसरी जो इसके फोकस से होते हुए जाती है वो किरण टकराने के बाद इसके पैरेलल आती है। तो जब यहाँ कट करेगा तो हम देखेंगे क्या कि जो इमेज की हाइट है और जो इमेज की हाइट है और जो ऑब्जेक्ट की हाइट है ये दोनों इक्वल होंगे, लेकिन उल्टी दिशा में बनेगा। जो प्रतिबिंब होगा वो उल्टी दिशा में बनेगा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, वास्तविक सबसे पहले तो। ठीक है, उल्टा एवं वस्तु के बराबर।
ठीक है। वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के बराबर होगा, ठीक है। अगर ये हाइट h है और ये इमेज की हाइट जो है वो h डैश है, तो हम कह सकते हैं h इज इक्वल टू होगा h डैश के, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज देख लेते हैं हम। तो अगला हमारा जो चौथा टॉपिक है, चौथा जो पॉइंट होगा वो होगा वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस, अगर उनके बीच वस्तु रखा गया है, ठीक है। तो सपोज करते हैं हमारा एक मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस और यहाँ से बनाते हैं, ये सपोज करते हैं हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, ठीक है। इमेज अगर हमारे यहाँ पे कहीं पे बीच में रखा गया है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, देख लेते हैं कैसे फॉर्मेशन होगा। एक पैरेलल लाइन यहाँ गई, ठीक है। टकराने के बाद वो फोकस से होके वापस चली आएगी। दूसरी जो लाइन है वो हम फोकस से होके देखते हैं, ठीक है। टकराने के बाद वो यहाँ से पैरेलल आएगी, तो क्या देखते हैं कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इमेज बनेगा, ठीक है। इसकी सपोज कर लेते हैं, इसकी हाइट जो है वो h डैश है, इसकी h है। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि जो इमेज है, अगर वो जो वस्तु है, अगर वो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखा गया है, तो उसका इमेज जो होगा वो वक्रता केंद्र और अनंत, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कहीं पे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, क्योंकि ये इमेज वस्तु से बड़ी है, ठीक है। और वास्तविक होगा, तो हम लिख सकते हैं वस्तु क्या होगा, जो प्रतिबिंब होगा उसके बारे में क्या हम लिख सकते हैं, वास्तविक, उल्टा एवं अनंत और सी के बीच, ठीक है। और यहाँ से लिख सकते हैं कि जो प्रतिबिंब है वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, वास्तविक होगा और उल्टा बनेगा, उल्टी दिशा में बनेगा। तो पांचवा केस हम यहाँ देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट क्या हो, मुख्य फोकस पे रखा हो, ठीक है। हमारे ये मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र हो गया, सपोज करते हैं ये ध्रुव है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये मिरर का अपर्चर है, ठीक है। तो हमारा एक कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रखा गया है मुख्य फोकस पे, तो इसका हम इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। ठीक है। दूसरी चीज हम क्या देखेंगे, एक किरण यहाँ इससे पैरेलल गई और टकराने के बाद वो मुख्य फोकस से वापस आ गई, ठीक है। तीसरा हम दूसरा देख सकते हैं कि रे अगर कुछ इस तरह से जाती है, यहाँ पे टकराती है, ठीक है। तो ये टकराने के बाद ये इसी डायरेक्शन में वापस आती है जो कि पैरेलल है इसके, ठीक है। जो दो पैरेलल लाइंस हैं और ये दो किरणें आपस में कभी काटेंगे नहीं, क्योंकि हमारा नियम यह है कि जब ये किरणें टकराने के बाद एक दूसरे को कट कर दें तो वहाँ इमेज बनता है। यहाँ अगर हम देखते हैं कि अगर हम बात करें कि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, कहाँ कट करती हैं, एक दूसरे को अनंत पर कट करती हैं, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं इसका ऐसा कहीं इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, दर्पण से बहुत दूर, ठीक है, अनंत पर, ठीक है।
अनंत पर इसका इमेज बनेगा। लेकिन अब क्या बनेगा, यहाँ देख सकते हैं कि ये जो भी इमेज बनेगा ये उल्टे दिशा में बनेगा, इधर की तरफ होगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, बहुत ज्यादा बड़ा, ठीक है, और वास्तविक होगा। ये चीजें हम 3 चीजें इनके लिए कह सकते हैं। क्या होगा, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। इसके लिए हम कह सकते हैं, इस प्रतिबिंब के बारे में हम कह सकते हैं कि ये वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, प्लस कहाँ पर बनेगा, वो अनंत पर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम केस देखते हैं। तो जो अगला केस होगा हमारा वो होगा ध्रुव और फोकस के बीच, ये छठा केस हो जाएगा। ठीक है, ध्रुव और फोकस के बीच। ठीक है, अगर सपोज करते हैं हमारा इमेज जो है वो ध्रुव और फोकस इनके बीच में कहीं पे हो। ठीक है, अब देखते हैं, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये होता है, ये केस है कि ध्रुव और फोकस के बीच है, तो इसका इमेज का फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ पे किरण आती है, इसके पैरेलल जाएगी, टकराने के बाद वो फोकस से वापस लौटेगी। ठीक है, दूसरी चीज है, ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये वक्रता केंद्र से सपोज करते हैं इस पर लाइट पड़ती है वक्रता केंद्र से, तो कुछ इस तरह से होगा। लाइट रे यहाँ से जाएगी, इस पे टकराएगी, और टकराने के बाद इसी दिशा में वापस चली आएगी। और दूसरा ये इधर की तरफ से जब पैरेलली यहाँ से ड्रॉप होगा, इस पे हिट करेगा, तो ये मुख्य फोकस से वापस की तरफ आएगा। तो ये जो देख रहे हैं किरणें हैं, ये जो समांतर नहीं है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेंगे, इस डायरेक्शन में तो नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है अगर हम इसको आगे एक्स्ट्रा प्लॉट कर दें, ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि ये दोनों किरणें एक दूसरे को यहाँ आभासी रूप से दर्पण के पीछे की साइड, ठीक है, एक दूसरे को यहाँ पे कट करते हुए प्रतीत हो रही हैं। ठीक है, तो हम कह देंगे कि एक इमेज जो है वो यहाँ के दर्पण के उल्टे साइड, अंदर की तरफ, पीछे की तरफ बनेगा। वो क्या होगा, वो इमेज आभासी होगा, क्योंकि किरणें एक दूसरे को रियल में कट नहीं कर रही हैं, कट करते हुए प्रतीत हो रही हैं। ठीक है, तो इस केस में हम इमेज के लिए क्या लिख सकते हैं कि दर्पण क्या होगा, जो इमेज क्या होगी, इमेज जो होगा वो वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, आभासी होगा, और इस पर्टिकुलर केस में इमेज जो होगी वो सीधा होगा। ठीक है, तो इस केस में हम इमेज के लिए लिख सकते हैं कि जो इमेज होगा वो आभासी होगा, सीधा होगा, और वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, अगर इसकी हाइट हम ले लें h है, ये h डैश है, तो जो h डैश है, ठीक है, ये h डैश है, तो जो h है, जो h डैश होगा वो h से बहुत बड़ा होगा। ठीक है, ये चीज हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट केस हमारा हो सकता है यहाँ पे उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम उत्तल दर्पण के लिए कैसे प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। तो हम सबसे पहले उत्तल दर्पण यहाँ बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे उत्तल दर्पण के लिए कितने केसेस हमारे पास हो सकते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ कहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे उसका प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल दर्पण में क्या होगा कि ये इस साइड वाला परावर्तक तल है, पीछे की तरफ वो जो है पॉलिश किया हुआ है।
यहाँ पे हमारा फोकस होगा, मुख्य फोकस, और यहाँ पे कहीं सपोज करते हैं वक्रता केंद्र होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे हमारा ध्रुव होगा, पोल, ठीक है, ये द्वारक है। अब देखते हैं चूंकि ध्रुव, चूंकि ये जो फोकस है और वक्रता केंद्र है, ये दोनों दर्पण के पीछे की तरफ है। यहाँ हमारे पास कुल दो कंडीशन हो सकती हैं, दो स्थितियां हमारे पास हो सकती हैं। या तो एक जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, वो दर्पण से बहुत दूर रखा हो, यहाँ पे कहीं, ठीक है, अनंत पे रखा हो, ठीक है, या फिर इसके पास कहीं रखा हो जहाँ से हम मेजर कर सकें। तो सबसे पहला केस लेते हैं अनंत पर, ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ देखते हैं पहला जो केस होगा हमारे पास, ये हो गया अनंत पर, ठीक है, यहाँ से हो गया इनफाइनाइट। हमारे पास ये इमेज है, सॉरी ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट्स पैरेलल पड़ेंगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से लाइट्स होंगी, समझ पैरेलली यहाँ पे फॉल होंगी, ठीक है। अब हमें अकॉर्डिंग टू रूल हम क्या कह सकते हैं कि ये जो लाइट फॉल होगी यहाँ पे, फॉल होने के बाद वो फोकस से, मेन फोकस जो मुख्य फोकस है, उससे आती हुई प्रतीत होगी। तो आती हुई कैसे प्रतीत होगी? सपोज कर लेते हैं लाइट कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और यहाँ पे ऐसे कुछ, ठीक है। तो लाइट किस तरह से आई, यहाँ से किरण यहाँ पे टकराती है और टकराने के बाद इधर परावर्तित हो जाती है, और क्या लगता है कि वो फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो कुछ यहाँ पर हमारा इसका इमेज बनेगा, ठीक है, इसके फोकस पे। तो ये केस हम देख लेंगे। तो क्या कह सकते हैं हम इस केस के लिए, हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा इमेज होगा वो सबसे पहले तो आभासी होगा, क्योंकि जो किरणें हैं वो एक्चुअल में एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, आभासी होगा, बहुत छोटा होगा, एक बिंदु के बराबर होगा, वस्तु से बहुत ज्यादा छोटा होगा और दर्पण के पीछे की तरफ बनेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो होगा वस्तु आभासी वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा एवं दर्पण के पीछे, एवं दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला केस। दूसरा केस देखते हैं। तो दूसरा जो केस होगा हमारे पास वो होगा किसी निश्चित दूरी के लिए। सपोज करते हैं कि हमारा मिरर है, उससे एक निश्चित दूरी पर कोई हमारी वस्तु रखी हुई है, ठीक है। सपोज करते हैं कि इसका डिस्टेंस मान लेते हैं कि h दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है। तो इसका इमेज कैसे बनेगा और कहाँ बनेगा, ठीक है। तो ये सपोज करते हैं एक किरण यहाँ से जाती है और मिरर से टकराने के बाद वो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ऐसा लगता है कि वो मुख्य फोकस से आ रही है और इधर की तरफ निकल जाती है। दूसरा रे हो सकता है कि वो सपोज करते हैं कि ये रे यहाँ से जा रही है और वो वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो जब वक्रता केंद्र से जो किरण आती है वो उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ये किरण यहाँ से टकराई, टकराने के बाद इसी दिशा में वापस लौट गई, लेकिन यहाँ से अगर हम कोई व्यक्ति अगर यहाँ से खड़ा होकर देखेगा तो उसको लगेगा कि अंदर से किरण आ रही है, ठीक है। तो ये दो किरणें, ठीक है, आभासी रूप से यहाँ पर कट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो हमारा इमेज बन जाएगा जो कुछ इस तरह यहाँ पे बनेगा। अब इस इमेज के लिए हम क्या कह सकते हैं, क्या ये वास्तविक है? नहीं, क्योंकि किरणें जो है आभासी रूप से एक दूसरे को काट रही हैं, वो काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, दूसरी चीज कि ये जो इमेज है ये भी सीधा है, इसके डायरेक्शन में ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ है और वस्तु से छोटा है। तो तीन चीजें हम इसके लिए कह सकते हैं कि जो किरण, जो इमेज होगा वो क्या होगा, सबसे पहले तो आभासी होगा, ठीक है, आभासी
छोटा एवं सीधा। सीधा होगा, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो इमेज होगा दर्पण के पीछे की तरफ बनेगा, ठीक है। तो आभासी होगा, छोटा होगा एवं सीधा होगा और दर्पण के पीछे की तरफ बनेगा। ये होता है उत्तल दर्पण में। ये दो केस होते हैं हमारे पास। एक होता है अनंत पे हो सकता है वो, तो वो फोकस के पॉइंट पे बनेगा, पिछले केस में मैंने बताया था। और यहाँ पे अगर कोई निश्चित दूरी पे कहीं भी रखा हो, अगर उत्तल दर्पण है, तो सिर्फ और सिर्फ वो दर्पण के पीछे आभासी छोटा और सीधा इमेज बनेगा, ठीक है। क्लियर है? ओके। तो आगे देख लेते हैं कि हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम उत्तल दर्पण का उपयोग देखते हैं कि हमारे पास इसमें देखा अभी दो केसेस बने, ठीक है। जब जो ऑब्जेक्ट है अगर वो अनंत पर है तो उसका एक इमेज बनता है यहाँ फोकस पे, और दूसरा केस है कि वो कहीं भी निश्चित दूरी पर कहीं भी रहेगा तो उसका एक इमेज होगा जो दर्पण के पीछे होगा और वस्तु से काफी छोटा होगा, ठीक है। तो इसका उपयोग सबसे अच्छा हम देख सकते हैं कहाँ पे, ठीक है। जो गाड़ियां जब हम चलाते हैं तो उनके साइड में जो मिरर्स लगे होते हैं, ठीक है, वहां ज्यादातर केसेस में हम उत्तल दर्पण का प्रयोग देखते हैं, ठीक है। क्या होता है उसमें हम एक मिरर में बड़ी बड़ी चीजों को, जो पीछे की चीजें होती हैं उनको बड़े बड़े चीजों को एक छोटे से मिरर में देखना होता है, ठीक है। तो सबसे अच्छा केस यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कोई भी कितने भी बड़े इमेज हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। अनंत पे भी वस्तुएं हो सकती हैं, ठीक है। उन सबका इमेज जो है वो हम दर्पण में आसानी से देख सकते हैं। दूसरा जो अवतल दर्पण के उपयोग है उसमें हम क्या देखते थे कि अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कहीं रखी जाती है तो अगर वो वस्तु बड़ी है तो उसका इमेज क्या होता है, छोटा बनता है, ठीक है। लेकिन अगर वही वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जब वस्तु रखी होती है तो उसका बड़ा इमेज बनता है। तो हम कह सकते हैं कि जब हम चीजों को बड़ा देखने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे हमें जरूरत होती है कि छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन उनको एनालाइज करने के लिए हमको बड़ा चाहिए, उसका इमेज बड़ा चाहिए, वहां पे उपयोग करते हैं। तो सबसे अच्छा जब डॉक्टर देखते हैं कि डॉक्टर जब दांतों का इलाज करते हैं, दांतों को देखते हैं, तो उनके लिए आवश्यक होता है कि वो चीजों को अच्छे से देख पाए, ठीक है, गहराई से। तो वहां पर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। वो इसीलिए क्योंकि दांत हमारे छोटे होते हैं, ठीक है, और उसके अंदर की चीजों को देखने के लिए बारीकी से हमको क्या ये इमेज को बड़ा इमेज हमारे पास चाहिए होता है, इसलिए हमको वहां पे अवतल दर्पण उपयोग करना चाहिए। ओके, तो इस तरह से हम देखते हैं कि कई सारे एप्लीकेशंस हमारे उत्तल और अवतल दर्पण के हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आज हमने देखा था कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है अलग अलग स्थितियों में उत्तल और अवतल दर्पण के लिए, ठीक है। आगे के चैप्टर्स में हम देखेंगे कि मिरर इक्वेशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, चिन्ह परिपाटी क्या होता है, ठीक है, साइन कन्वेंशंस होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इसको शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।